नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश अग्नि सेवा चयन आयोग द्वारा पेट की परीक्षा अक्टूबर या नवंबर में होने की संभावना जताई जा रही है। इसको देखते हुए हम आपके बीच 100 प्रश्नों का श्रृंखला लेकर आया हूँ। यह वीडियो श्रृंखला 1 से 20 प्रश्नों तक का है। इसी तरह आगे भी शेष 20 प्रश्नों का श्रृंखला दिया जाएगा, जो 100 प्रश्न 5 वीडियो में पूरा हो जाएंगे। आप इस वीडियो श्रृंखला का 20 प्रश्न देखें और उसका सटीक उत्तर लगाने का प्रयास करें। इस वीडियो श्रृंखला के 20 प्रश्नों में पहला प्रश्न आपके सम्मुख स्क्रीन पर है। प्रश्न को पढ़िए और अपना उत्तर देने का प्रयास करिए। प्रिय मित्रों, इन प्रश्नों का वीडियो श्रृंखला पेट परीक्षा एवं अग्निवीर दोनों के लिए यह कारगर सिद्ध होगा। आप इस प्रश्नों को देखें, समझें और सटीक उत्तर लगाने का प्रयास करें। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो श्रृंखला का पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? पहला तमिल, दूसरा ब्राह्मी, तीसरा अरबी, चौथा इनमें से कोई नहीं। आप इस प्रश्नों को ठीक से स्टडी करके सटीक उत्तर देने का प्रयास करें। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? मित्रों, दिए गए विकल्प में कोई लिपि सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि सिंधु लिपि ही थी, जिससे हड़प्पा लिपि एवं सरस्वती लिपि कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि सिंधु लिपि या हड़प्पा लिपि या सरस्वती लिपि नाम से जाना जाता था, जो उपयुक्त विकल्प में नहीं दिया गया है, इसलिए यह विकल्प डी जाता है। सिंधु लिपि ध्यान नोट करिएगा। सिंधु लिपि थी, हड़प्पा लिपि नाम से जाना जाता था और एक सरस्वती लिपि भी नाम इसको दिया गया था। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता की लिपि या तो सिंधु लिपि थी, या तो हड़प्पा लिपि थी, या सरस्वती लिपि थी। जो चारों विकल्प में कोई विकल्प नहीं है, इसलिए यह विकल्प डी जाता है, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए, ब्राह्मी लिपि यह मौर्य काल के अशोक के समय की लिपि थी, ब्राह्मी लिपि। चलिए हम इस श्रृंखला के दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल थे? विकल्प 7, दूसरा विकल्प 9, तीसरा विकल्प 10, चौथा विकल्प 8। ऋग्वेद में कुल कितने लिपियाँ थी, मंडल थे? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल थे। समझ गए? नवीन मंडल किसको कहा जाता था? प्रथम और 10वें मंडल नवीन मंडल होते थे और कुल मंडलों की संख्या 10 होती थी। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का तीसरा प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? देखिए, पहला विकल्प पाटलिपुत्र, दूसरा पावापुरी, तीसरा उज्जैन, चौथा लुम्बिनी। महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? मोक्ष मतलब मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो पावापुरी में मृत्यु हुई थी। कहाँ मृत्यु हुई थी? पावापुरी में। जबकि जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में जन्म हुए थे। कुंडल ग्राम में जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था? 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। जबकि मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुआ था। ध्यान दीजिएगा। चलिए, और महावीर स्वामी
महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थंकर थे, जो ये 24वें तीर्थंकर थे। कौन से तीर्थंकर थे? 24वें, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त शासन में नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? गुप्त काल में नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? विकल्प आपके सम्मुख है। पहला पुरपाल, दूसरा प्रतिहार, तीसरा कर्णिक और चौथा विकल्प है अग्रहारिक। तो गुप्त काल में मुख्य अधिकारी को हम पुरपाल कहते थे। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। बाबर का जन्म कब हुआ था? विकल्प आपके सम्मुख है। पहला विकल्प 1483, दूसरा विकल्प 1484, तीसरा विकल्प 1482 और चौथा विकल्प डी विकल्प है 1485। बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म 1483 में हुआ था। ये जन्म हुए थे। और बाबर का मृत्यु कब हुआ था? 1530 में। मृत्यु 1530 में हुई थी। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सही जा रहा है? 1483। प्रश्न संख्या 6 देखिए। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया था? विकल्प है 1911, दूसरा विकल्प है 1913, तीसरा विकल्प है 1923, चौथा विकल्प है 1951। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया था 1911 में। और लॉर्ड कर्जन था। इसका विभाजन कब किया था? 16 अक्टूबर 1905 में। लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 में प्रशासनिक मैटर को हवाला देते हुए 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। परंतु लॉर्ड हार्डिंग के काल में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। कब? 1911 में। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला कौन थी? विकल्प आप लोगों के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। कौन थी? विकल्प आइए। पहला विकल्प विजया लक्ष्मी पंडित, दूसरा विकल्प भिखाजी कामा, तीसरा विकल्प एनी बेसेंट, चौथा विकल्प सरोजिनी नायडू। आप लोग प्रश्न को पढ़ें और उत्तर देने का प्रयास करें। तो पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। ये 1917 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुनी गई थी। अगर प्रश्न यह पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो कौन था? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। आप अगर ये प्रश्न पूछे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू। ये कब बनी गई थी? ये 1925 में कांग्रेस अधिवेशन, कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन में यह बनाई गई थी। ये विशेष ध्यान दीजिएगा। इसलिए यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो इसका उत्तर यह है। अगर यहीं पर भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो इसका उत्तर ये जाएगा। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया था? तो विकल्प आपके सामने है। पहला चित्तरंजन दास, दूसरा एनी बेसेंट, तीसरा मोतीलाल नेहरू और चौथा महात्मा गांधी। तो भारत में होम रूल लीग की शुरुआत करने का श्रेय एनी बेसेंट को जाता है और इनके साथ थे बाल गंगाधर तिलक भी थे। बाल गंगाधर तिलक भी थे, लेकिन मुख्य श्रेय एनी बेसेंट को जाता है। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे? पहला विकल्प महात्मा गांधी, दूसरा विकल्प लाला लाजपत राय, तीसरा विकल्प बाल गंगाधर तिलक, चौथा विकल्प मोतीलाल नेहरू। प्रश्न को पढ़ें और उत्तर लगाने का प्रयास करें। पूछ रहा है प्रश्न में, यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे? तो आपको जान लीजिए, यंग इंडिया जो है उसका प्रकाशन महात्मा गांधी करते थे, जबकि एक पत्रिका आता है न्यू इंडिया। अगर न्यू इंडिया पूछे तो इसका प्रकाशन कौन करता था? तो एनी बेसेंट करती थी। एनी बेसेंट इसका संपादक करती थी न्यू इंडिया का, जबकि यंग इंडिया का प्रकाशन महात्मा गांधी करते थे। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न देखिए। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? विकल्प 5 जनवरी 1922, दूसरा विकल्प 15 मार्च 1922, तीसरा विकल्प 5 फरवरी 1922, चौथा विकल्प 23 मार्च 1919। विकल्प को लगाने का प्रयास करें। तो चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। यह चोरी चोरा कांड कहाँ पर है? यह चोरी चोरा स्थान कहाँ पर है? गोरखपुर में। यह गोरखपुर में। यह कांड किस समय हुआ? असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन के दौरान यह घटना हुई थी। चलिए नेक्स्ट इस प्रश्न श्रृंखला का अगला प्रश्न। कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? कौन सा मरुस्थलीय जिला नहीं है? प्रश्न पर आइए और प्रश्न को देखिए और समझिए। पहला विकल्प दे रहा है कोटा, दूसरा विकल्प दे रहा है बाड़मेर, तीसरा विकल्प दे रहा है जैसलमेर, चौथा विकल्प दे रहा है चूरू। तो राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मरुस्थलीय जिला में बाड़मेर भी मरुस्थलीय जिला है, जैसलमेर तो है, चूरू भी है, कोटा मैदानी इलाका है, इसलिए ये विकल्प ए जाता है। इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर भारत के किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? प्रश्न पूछ रहा है भारत के किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला विकल्प है आंध्र प्रदेश, दूसरा विकल्प है तमिलनाडु, तीसरा विकल्प है गुजरात, चौथा विकल्प है केरल। सबरीमाला महत्वपूर्ण स्थान है। यह स्थान हमारा दक्षिण भारत के केरल राज्य में पड़ता है। आइए इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? पहला पतझड़ी वन, दूसरा शंकुधारी वन, तीसरा घास स्थली वन, चौथा उष्णकटिबंधीय वन। तो मरुस्थलीय जिला मतलब भूमध्य रेखा, जैसे ये है हमारा विश्व, इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, जो 0 अक्षांश से 0 अक्षांश तक जाता है। तो पूछ रहा है भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर मतलब कि इस भूमध्य रेखा के आसपास, तो हमारे भूमध्य रेखा के आसपास उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कौन सा? उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। चलिए
इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। राजस्थान के किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? विकल्प, पहला विकल्प है रावी, दूसरा विकल्प है ब्यास, ये ब्यास है, ध्यान रखिएगा, ये ब्यास नदी है। तीसरा विकल्प सतलज, चौथा विकल्प चिनाब। तो किस स्थान से निकाला गया है इंदिरा गांधी नहर? तो इंदिरा गांधी राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण नहर है जो कृषि सिंचाई में योगदान देता है। यह हमारा सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। इस प्रश्न पर ध्यान दें। अगला प्रश्न इस वीडियो श्रृंखला का, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विकल्प आपके सामने है, डोडाबेटा, अन्नेमोरी, तीसरा विकल्प है महेंद्रगिरी और चौथा विकल्प है मुआशिखर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी किसको कहते हैं? दूसरा विकल्प सही है, अन्नामोरी की है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडाबेटा आता है। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है? पहला विकल्प IDBI, दूसरा विकल्प IFC, तीसरा विकल्प RBI, चौथा विकल्प नाबार्ड। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या जाएगा सही? तो यह जान लीजिए, यह प्रश्न पूछ रहा है बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन ये संभालता है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। यह महत्वपूर्ण बैंक है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न देखते हैं। CRR क्या है? पहला विकल्प वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से पैसे उधार लेता है। दूसरा विकल्प वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों से पैसे उधार लेता है। तीसरा विकल्प वह दर जिस पर RBI विदेशी बैंकों के साथ बिक्री और पूंजी संपत्ति की खरीद का फैसला लेता है। और चौथा विकल्प यह नकदी का अनुपात है जिसे वाणिज्यिक बैंक को RBI के पास जमा करना पड़ता है। तो कौन सा विकल्प सही होगा इस प्रश्न का? CRR। कौन सा विकल्प सही होगा? यह नकदी है, यह विकल्प डी जाएगा, क्योंकि CRR ही एक ऐसा नकदी आरक्षण रेशियो रहता है जो कोई भी बैंक अपने एक निजी संपत्ति को या कुछ सिक्योरिटी मनी RBI के पास जमा करना पड़ता है। CRR। चलिए इस प्रश्न श्रृंखला का 18वां प्रश्न देखते हैं। भारत में वाणिज्यिक कर टैक्स कौन लगाता है? पहला विकल्प राज्य सरकार, दूसरा विकल्प केंद्र सरकार, तीसरा विकल्प राज्य और केंद्र दोनों, चौथा विकल्प स्थानीय सरकार। भारत में टैक्स कौन लगाता है? तो आप जानते ही होंगे यह प्रश्न को। तो यह प्रश्न का उत्तर होगा केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार ही वाणिज्यिक कर पर लगाता है और वह विकल्प केंद्र सरकार है। दूसरा विकल्प सही है। इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में र प्रतीक चिन्ह को किसने डिजाइन किया था? पहला विकल्प राकेश कुमार, दूसरा विकल्प उदित राज, तीसरा विकल्प डी उदय कुमार और चौथा विकल्प राजकुमार। इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या होना चाहिए? प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में र प्रतीक चिन्ह को किसने डिजाइन किया था? डी कुमार। ये पेशे से क्या थे? इंजीनियर थे। डी कुमार ने ही र प्रतीक चिन्ह का
डिजाइन तैयार किया था। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? विकल्प अप्रैल 1969 से मार्च 1974, दूसरा विकल्प मार्च 1974 से मार्च 1979, मार्च 1967 से 1972 और विकल्प डी है मार्च 1980 से मार्च 1985 तक। तो इस विकल्प का सटीक उत्तर क्या जाएगा? पूछ रहा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो प्रथम की अवधि क्या थी? 51 से 1951 से 56 प्रथम थी। द्वितीय कब थी? 1956 से कब थी? 1956 से 61। इसी तरह तीसरी थी 61 से 66 और उसके बाद 1 वर्षीय योजनाएं चालू हुई। तो इसमें उत्तर कौन सा जाता है? इसमें उत्तर ए जाता है। 1969 से मार्च 1974 तक यह चौथी पंचवर्षीय योजनाएं थीं। प्रिय मित्रों, 100 प्रश्नों के प्रथम सेट में यह पहला वीडियो श्रृंखला 20 प्रश्नों का था, जो आप लोगों के सम्मुख प्रश्न आए उन प्रश्नों को आप लोग ध्यान दें और अपने से फिर पुनः एक बार पढ़कर सटीक उत्तर लगाने का प्रयास करें। यह प्रश्न आगामी परीक्षा को देखते हुए नितांत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्नों को लगाएं और इसको समझने का प्रयास करें। इस वीडियो श्रृंखला का यह 20 प्रश्न था। अगले वीडियो में हम प्रश्न संख्या 21 से प्रश्न संख्या 40 तक पुनः लेकर आएंगे। तब तक के लिए यह वीडियो यहीं समाप्त किया जाता है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।